में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, जिससे पहले राज्य में सियासत गरमाई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी की भी रैलियां चल रही हैं महाराष्ट्र में। आज राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में है, तो वही डीबी लाइव का कारवा भी इस वक्त मुंबई में मौजूद है। यहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। तो इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सीनियर जर्नलिस्ट इकबाल जी। तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ का मुंबई का गुणागणित क्या है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुंबई की अगर बात की जाए आंचल, तो मुंबई में इस वक्त 36 सीटें हैं जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके अंदर मुख्य भूमिका में शिवसेना, एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये प्रमुख पार्टियों में है। जिसके अंदर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में शायद मुझे लगता है देश में पहली बार ऐसा होगा, सेना सत्ता में भी है, सेना ऑपोजिशन में भी है, एनसीपी सत्ता में भी है, एनसीपी ऑपोजिशन में भी है। साथ ही केंद्रीय पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है इस पूरे मामले के अंदर। महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई थी। 2019 के बाद में जिस तरीके से शिवसेना के अंदर 2 टुकड़े हुए, एनसीपी के 2 टुकड़े हुए, जिसके बाद ये बहुत अहम चुनाव माना जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सेना के अंदर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई है, एनसीपी के अंदर भी अस्तित्व की लड़ाई है। और लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जहां कांग्रेस पिछड़ी थी, वहां इस बार कांग्रेस ने लोकसभा में बहुत अच्छे रिजल्ट लाए। तो विदर्भ और मराठवाड़ा को लेकर के भी एक उम्मीद है कांग्रेस को जागी है कि शायद आने वाले दिनों में जिस तरीके से इमरजेंसी के बाद में विदर्भ के अंदर जिस तरीके से इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया था, इस बार भी उम्मीद है कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस तरह की चीज़ें खुल करके सामने आ सकती है। लेकिन जो चुनौती महाराष्ट्र मुंबई के लिए है वो सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि खुद जो शिवसेना बनी है वो मुंबई से बनी है। जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो थे उन्होंने इस पार्टी को बनाया था, लेकिन उनके जाने के बाद उनके लड़के उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली। लेकिन उन्हीं के सिपे सालार एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की और अपने विधायक लेके बाहर चले गए। वहीं शरद पवार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर बात की जाए रीजनल पार्टी के होते हुए भी केंद्रीय पार्टी के और केंद्रीय लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मर्तबा रखते हैं। उनको देश का चाणक्य भी कहा जाता है। उनके साथ भी उनके अपने भतीजे ने गद्दारी की है। तो इस लिहाज से ये बार जो इलेक्शन है ये काफ़ी वर्चस्व की लड़ाई है सभी पार्टीज़ के लिए। खास करके सेना जो अलग हुई है, एनसीपी जो अलग हुई है, उनके लिए वर्चस्व की लड़ाई है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सीटों पर किसी भी तरीके से अगर जो मुंबई पर कब्जा करेगा वो महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी भूमिका में और आने वाले दिनों के अंदर राज्य में सरकार के तौर पर आएगा। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, इस वक्त यहाँ नरीमन पॉइंट में खड़े हैं, तो जो इस वक्त बीजेपी के स्पीकर है राहुल नार्वेकर, ये उनका क्षेत्र है जहां वो भी अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए भी काफ़ी चुनौतियां हैं। साथ ही महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर अगर हम बात करें, वर्ली सीट हॉट है, माहिम सीट, जिसके अंदर वर्ली सीट के अंदर आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जो कि कांग्रेस से कभी सांसद रहे थे, वहाँ एक कांटे की लड़ाई है। माहिम सीट के अंदर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की लड़ाई है, जहाँ 3 टर्म से इलेक्शंस पे रहे सावरकर वहाँ मौजूद है। एकनाथ शिंदे का एक कैंडिडेट अपना मौजूद है जिसको लेके, तो वहाँ भी एक दिलचस्प लड़ाई है। साथ ही गोवंडी सीट की बात, मानखुर्द गोवंडी सीट की अगर हम बात करें तो मानखुर्द गोवंडी सीट के अंदर नवाब मलिक, अबू हाशिम आजमी और वहाँ एकनाथ शिंदे के एक प्रत्याशी है। यानी कि वो लड़ाई एक अलग से है। वर्सोवा सीट के अंदर बीजेपी की और एमआईएम के अंदर लड़ाई है। मलाड सीट की बात करें तो यहाँ जो पालक मंत्री रहे असलम शेख और बीजेपी के जो खुद अपने प्रेसिडेंट है मुंबई के, उनके अपने भाई विनोद शिलार वहाँ से खड़े। तो इस तरीके से अलग अलग जो लड़ाई है जिसको लेके मुंबई काफ़ी दिलचस्प इस बार हो चुका है। मुंबई की जो आम जनता है वो समझ नहीं पा रही है आखिरकार के इन सारी चीज़ों को लेकर के किस तरह और कहाँ जाए। जहाँ एक तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना और शरद पवार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई के जो लोग हैं वो उनकी तरफ आए, वहीं एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से लाडली बहन योजना शुरू की है उसका असर भी काफ़ी महाराष्ट्र में है। दूसरा, खुद देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कमान संभाले हुए हैं। आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मुंबई के अंदर शाम मौजूद रहेंगे। तो इस तरह ये जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के सब अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस पूरे खेल के अंदर कि किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र पर कब्जा किया जाए। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो है महाराष्ट्र की जनता के मुद्दे क्या हैं। खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई को तो सपनों का शहर कहा जाता है। तो हम यहाँ की जनता के मुद्दे जानना चाहते हैं कि आखिर वो किस मुद्दे पर वोट देंगे। देखिए, बात की जाए अगर पार्टी वाइज तो जहां शिवसेना डेवलपमेंट की बात कर रही है, वहीं
बीजेपी भी कई बार डेवलपमेंट की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो कहीं एक बार आकर के कह चुके हैं कटोगे तो बटोगे। साथ ही खुद प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ नारे को बदली किया और उन्होंने कहा एक है तो सेफ है। तो इन चीज़ों को लेकर के मुंबई की जनता में एक तरीके से आक्रोश भी है, क्योंकि मुंबई का अगर हम देखोगे या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देखोगे तो बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ पर सबसे बड़ा ये कटोगे तो बटोगे इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये अम्बेडकर शाहू फूले की ज़मीन है, शिवाजी महाराज का राज्य है, तो जिसको लेकर के एक आम मानुस जो है, आम यहाँ का नागरिक है, चाहे वो बाहर से भी क्यों ना आया हो, एक फाइनेंशियल कैपिटल के चलते उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। उनका कहना है कि इस तरह के नारे नहीं चलने चाहिए। साथ ही अगर हम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो अलायंस है उसके लीडर है अजीत दादा पवार, उन्होंने भी इस नारे के लिए ऑब्जेक्शन उठाया, विरोध किया उन्होंने। पंकजा मुंडे का भी आया। पिछले दिनों अगर हम बयान देखें नितिन गडकरी का, तो नितिन गडकरी ने भी ये साफ किया था कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर सारी चीज़ें चल रही है, फसल उगती है जिसमें कीड़े पकड़ते हैं तो उसमें कीटनाशक डालनी चाहिए। तो नितिन गडकरी भी महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र में खास करके एक बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर अगर हम 2014 की बात करें तो नितिन गडकरी एक ऐसे दावेदार थे जो ये माना जा सकता था कि एकनाथ खड़से या नितिन गडकरी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अचानक बाद में आला कमान ने डिक्लेयर कर दिया उन सारी चीज़ों को लेकर के, बीजेपी हाई कमान ने देवेंद्र फडणवीस का नाम, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री राज के बनाए गए। अभी यार इस बार भी अगर हम देखें पूरे इस मुद्दों को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जहां काम लगातार चल रहा है वहीं कई बार इन नेताओं पर इस तरह का भी आरोप लग रहा है कि डेवलपमेंट को लेकर के बहुत भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जो इससे पहले कहीं नहीं था। दूसरा, इलेक्शंस के अंदर जिस तरीके से इस बार पैसे पकड़े जा रहे हैं, पैसे चल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से आनन फानन के अंदर पिछले 3 या 4 महीने पहले जिस तरीके से लाडली बहना योजना ला करके सरकार ने इन सारी चीज़ों को, लोगों को लुभाने की कोशिश की, यानी कि इससे एक मतलब साफ था कि वो ये मान रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ें ठोस उनके पास नहीं है जिसको लेकर के वो विकास का मुद्दा लेकर के जनता के पास जाए। शायद यही कारण था कि एक लाडली बहना जैसी योजना लाई गई, कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस आगे किए गए हैं। लाडली बहना योजना के साथ में ऐसे कई आप अगर देखोगे तो अलग अलग जो गवर्नमेंट के एजेंसीज़ के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह तक अब तक नहीं मिली। कई लोगों की ऐसी भी शिकायत है। तो देखना यह है कि इलेक्शंस के बाद अब खास करके क्या रिजल्ट्स आता है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा कर्ज पहले ही महाराष्ट्र में हो चुका है। अगर इस तरह की योजनाएं और बढ़ती है तो तकरीबन ये 10 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जदार हो जाएगा, जो इससे पहले महाराष्ट्र राज्य कभी नहीं था। ये फाइनेंशियल कैपिटल किया जाता था। लेकिन मैं इस बार बात करूं सबसे अहम मुद्दे की, अहम मुद्दा यह है कि मुंबई की धारावी इलाकी जहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू है, जहां अडानी खुद वहां वो डेवलपमेंट के लिए धारावी लेना चाह रहे हैं, जिसका विरोध लगातार शिवसेना और कांग्रेस कर रही है, वहीं बीजेपी खामोशी और चुप्पी साधे बैठी है। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से अजीत दादा पवार ने कहा कि 2019 में जब वो बीजेपी के साथ गए थे तब उनको साथ अडानी भी थे, फडणवीस भी थे, शरद पवार भी मौजूद थे। यानी कि ये मुद्दा किसी तरीके से बहुत बड़ा बन जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। हालांकि शरद पवार इस मामले में अब तक खामोशी इख्तियार करे बैठे हैं, लेकिन अगर शरद पवार की किताब की बात करें तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अडानी उनके बेटे की तरह है। यानी कि वो भी मान रहे हैं और एक तरफ खामोशी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जब आदित्य ठाकरे को इस बारे में सवाल किया गया था कि आपके सहयोगी शरद पवार इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि नहीं, सही वक्त पर शरद पवार जी भी इन सारी चीज़ों को, मुद्दे को लेकर के उठाएंगे। लेकिन अस्मिता के साथ साथ सबसे बड़ा धारावी डेवलपमेंट, ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर शिवसेना पावर में आती है तो मुझे लगता है बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसके अंदर चाहे वो बीजेपी हो या अडानी हो, उनको एक बड़ा धक्का पहुंच सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है, वो कहता आ रहा है कि महाराष्ट्र के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात ले जाए जा रहे हैं, वहाँ की लोगों को दिए जा रहे हैं। जहाँ के अभी हाल ही में एक नेता ने, रेवंत रेड्डी ने भी ये आरोप लगाया था कि 17 जो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट थे वो गुजरात लेकर गए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया सकता। पिछले दिनों जिस तरीके से वडोदरा में खुद प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया एयरबस का, वहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स मुंबई के और महाराष्ट्र के थे। और अगर नागपुर की बात करें, नागपुर को एविएशन सिटी बनाने की जहाँ कोशिश की जा रही थी, वो एविएशन सिटी का पूरा काम जो एक तरीके से गुजरात शिफ्ट हो रहा है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र में अभी आप देखोगे तो शिवसेना के अंदर खुद बाला साहब ठाकरे लगातार हर सभा में जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें एक तो उनके साथ जो गद्दारी हुई है वो एक प्रमुख मुद्दा उठाते हैं। साथ ही महाराष्ट्र के जो लोगों का पैसा था या लोगों के लिए जो काम यहाँ आने वाले थे, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ आने वाले थे, वो लगातार वो गुजरात शिफ्ट कर रहे हैं। वो अपने हर सभा में ये बताना भूल नहीं रहे हैं
कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर चढ़ाई की थी, जिसको लेकर शायद गुजराती जनता जो है वो अब भी वो दुश्मनी निकाल रही है और सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके जाना चाहती है। लेकिन अगर हम मुंबई के अंदर बात करें तो महाराष्ट्रियन और गुजराती, ये दो लोगों में खुल करके इस तरह की चीज़ें अब तक सामने कोई बात नहीं कर रहा है। हर कोई खामोश है इस मामले के अंदर, लेकिन उद्धव ठाकरे हर सभा के अंदर ये बताना नहीं भूलते हैं किसी भी तरह के महाराष्ट्र की इकोनॉमी किस तरह गुजरात शिफ्ट हो रही है, किस तरह उनके साथ धोखा किया गया है, किस तरीके से खुद जब प्रमोद महाजन जिंदा थे तो बीजेपी के नेता कैसे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पास पहुंचते थे, कैसे उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, कितने उन्होंने मिन्नतें की, जब जाकर के बीजेपी यहाँ स्टैंड हुई। और स्टैंड होने के बाद में सबसे ज़्यादा धोखा जो दिया गया है तो शिवसेना को दिया गया। ये मुद्दा वो कहीं भी भूल नहीं रहे, वो सारी चीज़ों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता के अंदर इस बार जो लड़ाई है वो अस्मिता को लेकर के है कि महाराष्ट्र अस्मिता, यानी कि अगर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने भी जो शिवसेना की शुरुआत की थी तो शुरुआत में उन्होंने किसी हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं उठाया था। उस वक्त साउथ के लोग यहाँ लगातार नौकरियां पा रहे थे। जब सीपीआई और शिवसेना बनी तब उन्होंने इस मुद्दों को साउथ के खिलाफ उठाया था और उसके अंदर एक ही था मराठी अस्मिता का मुद्दा, जिसको लेकर के मुंबई से ये कार्य शुरू हुआ। और खास करके मुंबई कोंकण के अंदर उन्होंने काफ़ी बहुत बढ़िया काम किए, कहते डेवलपमेंट्स के काफ़ी काम किए थे। ऐसी इस तरह से धीरे धीरे करके ये महाराष्ट्र में पूरी तरीके से पार्टी फैली थी। और 1995 की, हम 95 की बात करें, उस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है इनको मिला था। लेकिन अगर पिछले 3 टर्म से बात करें हम 2004, 2014 और माफ़ करेगा 2009, 2014 और 2019, इसकी पूरी राजनीति अलग हो गई। 2009 की पॉलिटिक्स पूरी अलग रही है और 2014 के बाद में जहां बीजेपी शिवसेना मिलकर के अलायंस बना करके पावर में आई थी, 2019 के अंदर पूरा उलटफेर वहां से शुरू हुआ। अजीत दादा पवार को लिया गया, जैसे ही उद्धव ठाकरे ने मना किया, वहाँ से जो लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद के अंदर ये लड़ाई अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। और आप देख रहे हो आने वाले दिनों के अंदर ये लड़ाई धीरे धीरे करके अस्मिता के नाम पर, महाराष्ट्र का मराठी मानुस के एकजुट होने के नाम पर ये बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि अभी बात करें जनता के मुद्दे की, महाराष्ट्र में 3 मुद्दे खासकर अभी अहम बताए जा रहे हैं, जैसे कानून व्यवस्था को लेकर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी की एक गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद ये जो मुद्दा था काफ़ी सुर्खियों में रहा, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे कि जब यहाँ पे बीजेपी नेता ही सेफ नहीं है तो वो जनता को कैसे सेफ रखेंगी सरकार। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये इस पर अगर सरकार चाहे कोई भी आए, एमवीए की आए चाहे महायुति की आए, वो इसके कानून व्यवस्था को लेकर क्या बड़े कदम उठा सकती है? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के मैं अगर मुंबई की बात करूं तो पहले कभी अंडरवर्ल्ड रहा था जो लगभग समाप्त हो चुका था। और अभी जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी वाला मामला हुआ है, कई सेलिब्रिटीज़ को लगातार फ़ोन आ रहे हैं, उस पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। जहां भाजपा भी इन सारी चीज़ों को लेकर कह रही है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है कि खुद उनके बेटे जो है जिशान सिद्दीकी, वो यहाँ से एमएलए थे, वो उनकी ऑफिस पे थे, बाबा सिद्दीकी मिनिस्टर रहे यहाँ से, और अचानक उनको फायरिंग करके उनको मार दिया जाता है। तो इस पर सवाल कानून को लेकर, कानून तौर पे बहुत खड़ा होगा। ऑपोजिशन इसी मुद्दे को लेकर के लगातार कोशिश कर रही है और ये बात कर रही है कि कानून व्यवस्था और लोगों की जो, अगर हम बात करें रोज़गार की, इन सारे मुद्दों पर सरकार फेल हुई है। वहीं सरकार के पास इस मामले में अब तक कोई ठोस जवाब नहीं है विकास को लेकर के। इस मुद्दे पर जहां ऑपोजिशन चिल्ला रहा है और वो उन सारी चीज़ों को लेकर मांग कर रहा है, SC ST को लेकर के आरक्षण की बात कर रहा है, वहीं सरकार के पास ये मुद्दों पर सही तोड़ अब तक मुझे कहीं देवेंद्र फडणवीस या किसी से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए, एकनाथ शिंदे हो, जहां एकनाथ शिंदे अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राज्य में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बेटर चीज़ें दी है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वही होने चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से अमित शाह ने पिछले दिनों बयान दिया और देवेंद्र फडणवीस को ही कैंडिडेट बताया है, उससे विवाद और बढ़ गया है। महाराष्ट्र की इन सारी सीट्स में हम देखें, जहाँ जहाँ सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का है, वहाँ बीजेपी एक तरीके से संतुष्ट है, ये मान रही है कि शायद वो सीट से हम जीतेंगे। लेकिन कई जगह पे हम देखेंगे कि एकनाथ शिंदे ने जहाँ कैंडिडेट खड़े किए हैं, वहाँ पर बीजेपी ने अपने रिबल्स खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट के सामने एकनाथ ने अपने रिबल्स खड़े कर दिए, अजीत दादा पवार ने अपने खड़े कर दिए। तो इस पूरी सिनेरियो को आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दूसरे को गिराने में लगे हैं वो आगे नुकसान ज़रूर करेगा, वही महायुति के अंदर। लेकिन महाविकास आघाड़ी के अंदर इस तरह के हालात इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी अस्तित्व की लड़ाई है। इनको पता है कि अगर हम लड़ने जाएंगे जिसका नुकसान उनकी पार्टी को और इतने साल के कैरियर को होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के महाविकास आघाड़ी जो है वो बहुत समझदारी से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ना इत्तेफाकी नहीं है या उनके अंदर लड़ाई नहीं है,
लेकिन महायुति के मुकाबले कम है। जिस तरीके से अजीत दादा पवार दोनों गुटों के अंदर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अजीत दादा पवार कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम देखेंगे मानपुर सीट को लेकर के नवाब मलिक ने भी बयान दिया कि आने वाले दिनों में क्या आता है, किंग मेकर अजीत दादा पवार ही रहेंगे। अजीत दादा पवार कई जगह पे खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। अजीत दादा पवार सीधे सीधे हिंदुत्व के मुद्दे पर न जाते हुए जो सेक्युलर वोट है उनको लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं पूरी तरीके से कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो मैं हर जगह मूव करने की कंडीशन में रहूं। तो ये भी एक महायुति के लिए बहुत बड़ा टेंशन है। महायुति भले ही ये मान रही है कि सबसे बड़ी पावर के अंदर जो रहेंगे वो हम लोग रहेंगे, उनकी उम्मीद है कि तकरीबन 80 से 90 सीट्स वो लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, और आने वाले दिनों के अंदर उस वक्त एकनाथ शिंदे जो है उनकी भी मजबूरी होगी जाना, और बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको लेकर के वो सरकार बनाएंगे। लेकिन ये अब बहुत जल्दबाजी होगी सारी चीज़ों को लेकर के। आने वाले दिनों में जिस तरीके से सिस्टम सरकार के हाथ में है, सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है। पिछले दिनों भी हमने देखा कई बार सवाल खड़े हुए हैं सिस्टम को लेकर के, चाहे वो ईवीएम मशीन हो चाहे पैसे हो। तो इस बार भी जो पैसे महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं बहुत बड़े लेवल पे पकड़े गए। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से इलेक्शन करीब आएगा 1 या 2 दिन पहले बहुत भरपूर लेवल पे पैसे चलेंगे। वहीं ईवीएम पर तो सवाल पहले से ही ऑपोजिशन लगातार खड़ा करते हुए आए। अगर सिस्टम इनके हाथ में है तो हो सकता है सरकार को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अभी हाल ही में जो अमित शाह ने एक बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सीएम जो है वो बीजेपी का ही होगा। इस पर जो शिंदे की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये संकेत मिल रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि शिंदे बड़ी जल्द ही या फिर ये कहें कि चुनाव के बाद भी वो बड़ा खेला कर सकते हैं, मतलब पलटी भी मार सकते हैं, कहा ये भी जा रहा है। देखिए ये मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसान रहेंगी सारी चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी मान रही है कि 90 के आसपास उनको सीट मिलेगी, और ये मान रही है कि 35 अगर सीट एकनाथ शिंदे लेके आते हैं तो उनके लिए कुछ अलायंस के अंदर थोड़ा बहुत अजीत दादा पवार आते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहेंगे उन्हें ले लेंगे। लेकिन जहां बयान के अंदर अमित शाह ने पहले भी ये कहा था कि पहली बार जो है हमने कुर्बानी दी थी, अब देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, यानी कि वो इशारा भी एक तरीके से कर रहे हैं उनको कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे लेकिन हमने आपको बनाया है तो आपको भी इन सारी चीज़ों को लेकर तैयारी रखनी है। मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे सीट लाते हैं तो विरोध करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे विरोध भी अगर करते हैं तो सीधे सीधे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना में नहीं जा सकते। वहाँ शरद पवार है, लेकिन शरद पवार के साथ अगर वो जाते हैं अगर इशारा करके भी तो मुद्दा आ जाएगा फिर शिवसेना का, तो वहाँ सरकार के अंदर एक 19-20 हो सकती है। वहीं मुंबई के अंदर खास करके राज ठाकरे फैक्टर भी एक बहुत बड़ा है। पूरे मुंबई की 36 सीटों में राज ठाकरे ने अपने 26 उम्मीदवार यहाँ उतारे हैं, जहाँ बीजेपी की जो बहुत पावरफुल कैंडिडेट है वहाँ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन ज़्यादातर 26 सीटों पर सीट्स उतारी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मुंबई के लिए रहेगा। और रही बात सीएम की, तो सीएम पद के लिए आरएसएस ने खुद ने भी जो अपनी पहली चॉइस है वो देवेंद्र फडणवीस को बताई है। लेकिन अगर हम पूरे इस महाराष्ट्र को देखें, खास करके मराठवाड़ा को देखें, मराठवाड़ा की जितनी सीट्स है उसके अंदर एक नितिन गडकरी को छोड़ के सारी ही सीट्स कांग्रेस और इनके पास चली गई है। विदर्भ काफ़ी बड़ी मार पड़ी है। तो अब ये कितना फैक्टर वहाँ से जो कर सकते हैं, तकरीबन पहले की अगर हम बात करें जब आज से 1 महीने पहले तो 75-25 का रेशियो था, लेकिन अभी बीजेपी ने लगातार कोशिश की है, वो रेशियो को कम किया है अपनी हार के, 60-40 वाला मसला आ चुका है। तो बीजेपी ऐसा नहीं है कोशिश नहीं कर रही, वो शाम दाम दंड भेद सारे ही चीज़ें कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़ना है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ा हथियार जो इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन का है वो उनके साथ है। जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं, यहाँ राज्य की अगर डीजीपी की भी जैसे हमने बात की थी, झारखंड के डीजीपी को फौरन हटा दिया गया था, रक्षित शुक्ला को काफ़ी लंबे समय तक रखा गया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तब जाकर के उन्हें हटाया गया। यानी कि इससे एक संकेत साफ है कि इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट जो है वो बहुत मायना रखता है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इसको लेकर के भी किसी तरीके से सरकार स्वस्थ है कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य के अंदर वो सरकार बनाएंगे। लेकिन अब जनता किस तरीके से बाहर निकलती है, किस तरह से रिएक्शंस देती है इलेक्शन के दिन 20 तारीख को खास करके, भले ही ये योजना की बात कीजिए, लाडली बहना हो, लाडली भाई हो, वहीं पे खुद राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जब बीकेसी में मीटिंग की थी तब उन्होंने भी इसके डबल चीज़ों को लेकर लॉन्च किया है कि अगर उनकी सत्ता पावर में वो लोग आते हैं तो 3,000 रुपया दिया जाएगा, जो बेरोज़गार है उन्हें पैसे दिए जाएंगे, किसानों के मुद्दों। तो महाराष्ट्र में ऐसे कई मुद्दे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे, खास करके अगर मराठवाड़ा और विदर्भ की हम बात करें तो किसान मुद्दा बहुत बड़ा है, वहाँ कपास हो, सोयाबीन हो, उस तरह के
जिसको लेकर के बीजेपी कहीं नाकाम रही है। पूरे मुद्दों को आज बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान, मैं माफी चाहूंगी आपको टोकने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान एक वीडियो सामने आया था जिसमें किसानों ने पीएम मोदी की रैली में उनका प्याज को लेकर विरोध किया था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, कहीं ना कहीं उसका असर अब भी पड़ सकता है। यस, बिल्कुल। देखिए, किसान का मुद्दा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा है, इससे कोई नहीं। प्याज, जिस तरीके से प्याज के किसान भी अभी आवाज़ उठाना शुरू की, तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा होगा। दूसरा, मुंबई और महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो संविधान को लेकर के, जिस तरीके से राहुल गांधी संविधान को लेकर के बात कर रहे हैं, ये एक नब्ज है महाराष्ट्रियन और खास करके ओबी, एसटी, एससी, इन सभी लोगों की, कि वो 12% लगभग है। दूसरा मुद्दा है मराठा का। मराठा आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से जानेंगे, पाटिल ने बीच में अपने आप लोगों के चुनाव के अंदर वापसी ले लिए, सभी लोगों के नाम, वो तकरीबन 30 से 33% उनके वोट है। मुस्लिम वोट तकरीबन 12 से 15% है। तो इनको अगर बीजेपी कहीं लुभाने में या इनको कमिट करने में या इनको कॉन्फिडेंस में लेने के अंदर अगर ये मार खाती है, तो बहुत बड़ा फ़र्क मुझे लगता है कि इसके अंदर सीधे सीधे बीजेपी और उनके अलायंस को पड़ेगा। शायद मुझे यही एक चीज़ है जिसको लेकर के अजीत दादा पवार जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सेक्युलर वोट, वो उनकी जो अपनी एक पहचान है, उनकी एक छवि है, जिससे वो अलग ना हो। क्योंकि अगर वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पे सीधे सीधे चले जाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अजीत दादा पवार कहीं के नहीं रहेंगे। शायद यही एक कारण है खुल करके वो अपने ही अलायंस का विरोध कर रहे हैं। ये एक मुद्दा है। दूसरा, दलित का, ओबीसी का और पिछड़ी जातियों का जितना मामला है, उसके अंदर संविधान बहुत बड़ा मायना रखता है। उसके अंदर उस चीज़ों को लेकर के भी लगातार जहां कांग्रेस कोशिश कर रही है और उनकी अलायंस कोशिश कर रही है, वो एक मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाना चाहती है। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पर लड़ोगे मरोगे जैसे नारे बहुत कम चलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो विचारधारा है वो सारे अलग, यूपी बिहार जैसे राज्यों से बिल्कुल अलग रहेगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आरएसएस का जन्म नागपुर से हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में अभी तकरीबन 2025 के अंदर वो 100 साल पूरे होंगे। उस 100 साल के अंदर वो महाराष्ट्र कैप्चर पूरी तरीके से नहीं कर सकी, लेकिन अदर स्टेट्स में वो फ़ौरन पहुँच गए। उसकी विचारधारा जो यहाँ शाहू, शिवाजी महाराज, अंबेडकर, फुले जैसी की जो विचारधारा है, शायद यही एक कारण है कि आरएसएस अभी तक जो सही रिश्ते अपने कदम जमाना चाहती थी वो अब तक यहाँ नहीं जमा पा रही है। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है आने वाले दिनों में। आज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां देखें तो महायुति बिखरता दिखाई दे रहा है चुनाव से पहले, और उनको बड़ा झटका भी लग सकता है, कहीं ना कहीं उनके वोट प्रतिशत जो है कम हो सकते हैं। और वहीं हम बात करें एमवीए की, तो एमवीए लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है, और आज राहुल गांधी एमवीए के समर्थन में रैली करने के लिए महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, और डीबी लाइव की टीम भी इस वक्त मुंबई में है। तो पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव महाराष्ट्र। नमस्कार।